जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी साधु और साध्वियों का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, जो शिक्षा में बदलाव नहीं मेरे दोस्त, क्रांति लेकर आ गया है, और क्रांति तो हम भी लेकर आ गए हैं। रीजनिंग का एक एक टॉपिक डिस्कस किया है, अब रीजनिंग को प्रैक्टिस मोड पर डिस्कस कर रहे हैं। तो किस बात की देरी देरी, बज चुके हैं 9, मतलब हो चुका है रीजनिंग से दंगल करने का समय। जल्दी से लाइव आइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और शेयर इस प्रकार से करिएगा कि जो भी विद्यार्थी रीजनिंग के क्वालिटी कंटेंट का वेट कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। उस प्रकार से आप सभी को शेयर करना है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात, सभी को मेरा नमन, सभी का स्वागत है। फटाफट एक बार लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और मैं आशा करता हूं आप सभी की जो दीपावली है वो बहुत ही मंगलमय रही होगी। आप सभी ने भगवान की पूजा पूरे दिल से की होगी, और साथ ही साथ में खूब मिठाई खाई होगी और खूब पटाखे फोड़े होंगे। परंतु एक चीज़ आप नहीं भूले होंगे, वो है आपके लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? दिल्ली पुलिस। जी हाँ दोस्तों, तो उस लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें, बिल्कुल उस तैयारी को बिल्कुल ना भूलें। हर क्षण हर पल जो है दिमाग में रहना चाहिए कि वर्दी का सपना इस बार बिल्कुल पूरा करना है। तो चलिए इसी सपने को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू करते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आज हम करने वाले हैं कुछ बेहतरीन प्रश्नों का यहाँ पर बात। और साथ में शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें दोस्तों कि यह दीपावली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को पता है जैसा कि दीपावली का महाधमाका ऑफर चल रहा है उत्कर्ष पर, और आज उसका अंतिम दिवस है। तो बिल्कुल भूले ना कि आज अंतिम दिवस यानी 15 तारीख अंतिम दिवस है। तो फिर मत कहना कि चूक गए। तो इसके ऑफर के तहत आपको क्या मिलने वाला है? एसएससी के सभी गुणवत्ता मूलक सबसे किफ़ायती ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, साथ ही साथ में फ्री टेस्ट सीरीज और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको इसके तहत मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इसका अंतिम दिवस है, इसका लाभ उठाइए और अपना उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने कोर्स को एनरोल कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में आपको एज ए होमवर्क भी दिया था, और हम इसी से ही अपनी बात को शुरू करने वाले हैं। तो ये रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है जो आपके सामने है। चलिए शुरू हो जाइए, 1 मिनट का समय है, बनाना शुरू करिए। चलिए फटाफट सभी वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही साथ में जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया है उन्हें फिर से एक बार हैप्पी दीपावली। चलिए, विजय का बाईं तरफ से 15वां स्थान है और मनोज का दाएं तरफ से 12वां स्थान है। यदि दोनों अपना स्थान आपस में बदल ले, विजय का बाईं तरफ से 20वां स्थान हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो आपको बताना है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर आपको करना है। 1 मिनट का समय है। तो ये रैंकिंग टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें भी आपको क्या करना है, पोजीशन एक्सचेंज के ऊपर ये बेस्ड है, यानी कि स्थिति को आपस में बदलने के ऊपर ये आपका क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या रहने वाला है इसका आंसर। चलिए, काफ़ी लोगों के आंसर आना शुरू हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, समय समाप्त हुआ। देखिएगा, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। तो विजय का बाईं तरफ से 15वां स्थान है और मनोज का दाएं तरफ से 12वां स्थान है। तो विजय का बाईं तरफ से 15वां स्थान है, ये विजय को वी से शो कर रहे हैं, 15वां स्थान है बाईं तरफ से, जबकि मनोज का दाएं तरफ से कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। यदि ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल लें, देखो दोस्त, यहाँ पर ये संभावना भी हो सकती है, साथ ही साथ में ये भी संभावना हो सकती है कि सर विजय का बाईं तरफ से 15वां स्थान है, बिल्कुल 15वां स्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ में मनोज का दाएं तरफ से कितना स्थान है? 12th रैंक है, ये भी आपको दे रखा है। अब ऐसा भी हो सकता है सर ये अगर अपनी स्थिति को आपस में बदल लें, तो दोस्त जब स्थिति को आपस में बदलते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि व्यक्ति आते जाते रहते हैं, परंतु जो सीट का क्रमांक है वो कभी चेंज नहीं होता है, सीट का क्रमांक वही रहने वाला है। तो विजय उठकर यहाँ चला जाएगा और मनोज उठकर यहाँ आ जाएगा। तो विजय बाईं तरफ से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है, बाईं तरफ से दूर जा रहा है। देखो इस वाले केस में भी देखें तो सर मनोज यहाँ चला जाएगा और विजय यहाँ आ जाएगा। विजय जो है वो बाईं तरफ के क्या आ रहा है? पास में आ गया। अब अगर आप यहां देखें तो विजय का बाईं तरफ से रैंक 20वां हो जाता है। पहले विजय का बाईं तरफ से रैंक क्या था? 15वां।
अब विजय का रैंक कितना हो गया, 20वां। तो देखो यहाँ पर रैंक बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, विजय बाईं तरफ से दूर जा रहा है तो रैंक इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि ये वाला केस सही है। जबकि यहाँ देखो विजय पास आ गया है, तो बाईं तरफ से रैंक 20वां कैसे होगा, 15वां रैंक तो यहाँ है, तो 20वां कैसे होगा, तो ये वाला केस क्या हो गया है, गलत हो गया। तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि सर इसमें दोनों ही केस संभव है, जिसमें से ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला केस बनेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि व्यक्ति आते जाते रहते हैं, पर जो सीट का क्रमांक है वो चेंज नहीं होता है। अब जैसे ये सीट जो है, इस सीट पर पहले मनोज बैठा करता था, अब विजय बैठ गया है, सीट तो वही है ना। आपसे पूछा है कि कुल व्यक्ति कितने, मतलब जितनी नंबर ऑफ सीट्स है उतने ही टोटल नंबर ऑफ पर्सन है। तो इस सीट का इधर से दाईं तरफ से रैंक कितना है, 12, और इसी सीट का इधर से रैंक कितना है, 20। तो अगर एक ही सीट का या एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से रैंक पता चल जाता है, तो आपके जो कुल छात्र हैं वो आप कैसे देते हो, कुल व्यक्ति कैसे देते हो आप, राइट रैंक प्लस लेफ्ट रैंक -1, राइट प्लस लेफ्ट -1, एक ही सीट या एक ही व्यक्ति के लिए। तो एक ही सीट की बात करें तो इधर से राइट से रैंक कितना है, 12, लेफ्ट से रैंक कितना है, 20, 32 - 1 टोटल कितना आ जाएगा, 31। तो यहां पर टोटल कितनी सीट्स हैं, टोटल 31 सीट्स है, मतलब कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है, ए इज द करेक्ट आंसर, 31 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर यहां तक की बात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका कथन और कार्यवाही के ऊपर बेस्ड, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समस्या की गंभीरता को जांचें, और उसके बाद में अगर आप उस जगह पर खुद हैं तो क्या कार्यवाही करेंगे, उन कार्यवाही का आपको यहाँ पर बताना है। साथ ही साथ में कार्यवाही करते समय किन बातों का ध्यान रखना है कि कार्यवाही समस्या से सीधी संबंधित होनी चाहिए, कार्यवाही इस प्रकार से होनी चाहिए कि समस्या खत्म या कम हो जाए, कार्यवाही की अवधि का चयन समस्या के अनुसार करना चाहिए, कार्यवाही अत्यधिक सख्त ना हो जब तक कि आपका क्या हो कि आपकी समस्या की पुनरावृत्ति ना हो या समस्या गंभीर ना हो, और कार्यवाही समस्या पर आपकी कार्यवाही सलाह पर आधारित नहीं होनी चाहिए। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए तो सबसे पहले तो कार्यवाही समस्या को पढ़ें। पिछले कुछ महीनों के दौरान स्कूली बसों के खराब रखरखाव के कारण कुछ दुर्घटना में कुछ स्कूली बच्चे मारे गए। तो पिछले कुछ महीनों के दौरान स्कूली बसों के खराब रखरखाव के कारण, तो बसों के खराब रखरखाव के कारण क्या हुआ है, दुर्घटना में कई स्कूली बच्चे मारे गए हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि समस्या किसके सामने आएगी। तो ये समस्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर के सामने आएगी। तो आपको क्या करना है, उस जिला कलेक्टर की जगह पर खुद को बैठ जाना है, मतलब आप जिला कलेक्टर हैं और आपके सामने ये समस्या आई है। समस्या किन के लिए है, ये बच्चों के लिए है और ये उनके माता पिता के लिए है। समस्या की गंभीरता कितनी है, समस्या की गंभीरता को अगर देखें तो सर देखो कोई एक बच्चे की डेथ नहीं हुई है। यहाँ एक बच्चे की डेथ होती तो हम बोलते हैं कि हाँ ये एक प्रकृति की हो सकते है इच्छा हो कि इस वजह से ये डेथ जो है हो गई है, परंतु यहाँ पर कई स्कूली बच्चों की डेथ हुई है और बच्चों की डेथ हुई है, चोट भी नहीं, डेथ। दैट मीन्स ये बहुत ही सीरियस इशू है, बहुत ही सीरियस इशू है। कार्यवाही भी उसी तरह से करनी पड़ेगी और कार्यवाही जल्द से जल्द करनी पड़ेगी और समस्या को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, पहली कार्यवाही, इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव के लिए स्कूली बसों के हालात की निरीक्षण करने के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समूह का गठन करना चाहिए। यस, अगर हम वहाँ पर उस पद पर हैं तो हम एक ऐसी टीम बनाएंगे जो रैपिडली क्या करेगी, फटाफट जितनी भी हमारे क्षेत्र में बसें हैं जो इस तरह के कार्य में लग रखी है उनको हम चेक करेंगे। अगले आने वाले 5-6 दिन के अंदर ही हम उनको पूरा सर्वे करेंगे और बहुत ही तगड़ा सर्वे चलेगा, जिसमें जो भी उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है बसें, उन्हें हम क्या कर देंगे, उन्हें हम वहाँ से हटा देंगे, उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे। यानी कि ये वाली जो चीज़ है, ये कार्यवाही वहाँ के जिला कलेक्टर होने के नाते आप वहाँ पर करेंगे। दूसरा, जब तक कि इन बसों की उचित ढंग से जांच नहीं हो जाती, सरकार को सभी स्कूलों बसों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए। ये कार्यवाही अगर आप करोगे तो इस समस्या को कम करने की बजाय बढ़ा देगी। जो स्कूल पूरे नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, फिर भी आपने उनकी बसें बंद कर दी बिना ये जाने कि वो नॉर्म्स को फॉलो कर भी रही है या नहीं कर रही है,
बसों के लाइसेंस ही रद्द कर दिए कि बसें चलेगी ही नहीं, तो ये समस्या को दोनों तरह से बढ़ा देगी। एक तो बच्चों के लिए, जो बच्चे उन बसों के ऊपर निर्भर थे, उनके लिए समस्या बढ़ गई है। साथ ही साथ में जो स्कूली बस, जो पूरे नॉर्म्स फॉलो करवा कर बसों को चलवा रहे थे, वो भी ये कहेंगे हम तो सब कुछ फॉलो कर रहे थे, फिर भी हमारी बसें बंद कर दी है। तो ये हमारे लिए एक समस्या हुई कि बच्चों का हम कैसे अपने स्कूल के अंदर उन्हें बुलाएं, जो बच्चे उसी के ऊपर निर्भर थे। तो ये समस्या, ये कार्यवाही समस्या को कम करने की बजाय बढ़ा देगी, अतः ये कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर केवल पहले नंबर की कार्यवाही उचित मानी जाएगी, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न आपका किसके ऊपर बेस्ड है? ये प्रश्न आपका आयु संबंधी प्रश्न है। फटाफट इसका आंसर करिएगा, समय शुरू होता है अब। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो आपको बताना है पिता की वर्तमान आयु क्या है। चलिए समय समाप्त हुआ, काफी बच्चों ने सही आंसर किए भी हैं। तो वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष अधिक है। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष अधिक है। तो वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के आयु से 3 वर्ष अधिक है। आई थिंक कुछ गड़बड़ है इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स यहां पर 3 टाइम्स, बिल्कुल 3 टाइम्स आएगा यहां पर। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से। अब बनाइए, तो कई लोगों ने आंसर कैसे कर दिया फिर यार? कई लोग आंसर कैसे कर रहे थे? कई लोगों ने तो मिस्टेक बता दी थी, कई लोग आंसर कैसे कर रहे थे? 3 गुने से। अरे सोचो यार, तो टेक्निकली सोचो, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 वर्ष ही अधिक होगी क्या? तो सोचना चाहिए था कि मिस्टेक है। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन। ठीक है। अब ये बात कुछ लॉजिकली बैठती है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। तो वर्तमान में पिता की आयु क्या होगी? देखो यहां पर अगर हम देखें तो वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की, तो वर्तमान में मैंने मान लिया कि वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है? x है। वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है? x है। तो पिता की आयु कितनी होगी? ये पुत्र की आयु को माना है x। तो पिता की आयु कितनी होगी? तो पिता की आयु होगी पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। पिता की आयु होगी पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष बाद पुत्र कितने साल का हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा x+3 का। और पिता कितने के हो जाएंगे? तो पिताजी के बारे में अब क्या बता रखा है कि पिताजी जो है, पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से, पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगने से कितना हो जाएगी? 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। अब यहां पर एक बात बताओ कि ये पिता की आयु वर्तमान में है, ये पिता की आयु वर्तमान में है, तो पिता की आयु 3 वर्ष बाद में क्या होगी? 3x + 3 + 3। यस और नो? यही होगी पिता की आयु, 3x + 3 + 3। 3 वर्ष बाद पिता की आयु ये होगी। और इधर से देखें तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु ये, तो क्या ये दोनों ही 3 वर्ष बाद की आयु कह रहे हैं? तो दोनों ही आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो सर देखो 3x + 6, और यहां से देखें तो 2x + 6 + 10, यही बनेगा। तो यहां से 6 से तो 6 कट हो जाएगा, और x = कितना आ जाएगा? 10। x = कितना आ गया? 10। तो पिता की आयु कितनी होगी? पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो सर देखो पिता की वर्तमान आयु 3 × 10 + 3, यानी कि 33 वर्ष।
तो कितना आ जाएगा 33 वर्ष। ठीक है, तो वर्तमान में पिता की आयु कितनी आ जाएगी 33 वर्ष जो है वो आपको देखने को मिलने वाली। अब सर इस प्रश्न को डायरेक्ट कैसे करें, ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट से, डायरेक्ट कैसे करें। डायरेक्ट क्या करोगे, ऑप्शन से करोगे। डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करोगे, डायरेक्ट ऑप्शन से ऐसे करोगे कि यार पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यानी कि अगर पिता की आयु में से 3 वर्ष घटा दूं तो क्या पिता की आयु 3 का गुणज होनी चाहिए, क्योंकि 3 का गुणज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बेटे की आयु का 3 गुना है और बेटे की आयु क्या होगी, इंटीजर पूर्णांक में होगी। तो जो 3 गुना करने के बाद नंबर बनेगा वो भी पूर्णांक होगा, और पूर्णांक में 3 का भाग लगाओगे तो वापस पूर्णांक मिलना चाहिए, तभी तो बेटे की आयु पूर्णांक में आएगी। यानी कि वो ऑप्शन सही होगा जिसमें से 3 घटाने के बाद, क्योंकि ये क्या दे रखे हैं ऑप्शन में, ये ऑप्शन में दे रखे पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु जो है उसमें से 3 घटाने के बाद वो पुत्र की आयु का 3 गुना होनी चाहिए, तो 3 का गुणज होनी चाहिए। 31 में से 3 हटाया 28, 28 3 का गुणज है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन वही कैंसिल हो गया। 33 में से 3 हटाया 30, 30 3 का गुणज है, बोले हाँ ये आंसर हो सकता है। 35 में से 3 हटाया, तो 35 में से 3 हटाया तो 32, 32 3 का गुणज है क्या, नहीं, बोले ये भी नहीं होगा। 39 में से 3 हटाया 36, 36 3 का गुणज है, बोले हाँ। यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है। अब एक काम करते हैं, पहले बी ऑप्शन से चेक करके देख लेते हैं कि 33 में से 3 हटाया तो कितना आया, 30 आया, 30 में 3 का भाग लगाया तो 10 आया, तो मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 10। अब 3 साल बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 13, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 36। तो क्या 3 वर्ष बाद 13 के दुगने में 10 जोड़ने पर 36 बन रहा है क्या, 13 का दुगना 26 प्लस 10 36 बन रहा है, यानी बी ऑप्शन सेटिस्फाई द कंडीशन, यानी डायरेक्टली वी कैन से कि बी ऑप्शन आंसर आएगा। मतलब एग्जाम में अगर हम बात करें तो एग्जाम में इसका आंसर कैसे करेंगे, डायरेक्टली पूरा इक्वेशंस बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन से खेलकर इसका आंसर करेंगे और वो क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक की बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी के ऊपर बेस्ड है, फटाफट आंसर करो। ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी के ऊपर बेस्ड है, इसमें तो 30 सेकंड 40 सेकंड का समय काफी है। अल्फाबेट वर्ड से किस तरह से, वर्णमाला शब्द से उसी तरह से, क्वेश्चन मार्क पहले है सेंटेंस बाद में है, गड़बड़ मत कर देना, सेंटेंस पहले नहीं लिखा है, पहले क्वेश्चन मार्क लिखा है फिर सेंटेंस लिखा है, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, तो वर्णमाला शब्द कैसे करोगे रिलेट, कैसे करेंगे रिलेट, तो देखिए वर्णमाला से मिलकर बनता है शब्द और शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य, शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य, वर्ड से मिलकर बनता है वाक्य, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपका किसके ऊपर बेस्ड है, चलिए फटाफट इसका भी आंसर करें। ये भी आपका जीके बेस्ड, एनालॉजी के ऊपर बेस्ड है, आंसर करें इसका क्या आंसर आने वाला है। अराजकता, रुधिर, अरक्ता और रुधिर, एनीमिया ब्लड, तो आप सभी को पता है कि एनीमिया जो है वो ब्लड की कमी से होता है, तो एनआर की, अराजकता किसकी कमी से होती है, अराजकता होती है लॉलेंस की कमी से, मतलब विधिहीनता। अगर वहां पे विधि विधान का हीन है मतलब नहीं है, तो वहां पर क्या फैलेगी, अराजकता फैलेगी। तो ये क्या आ जाएगा आपका, अराजकता मतलब विधिहीनता, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेरी वेल। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका एनालॉजी के ऊपर बेस्ड है, खटाखट बनना चाहिए, लेटर और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेटर और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है, बनाइए। एम के 169 121, तो जे एच क्वेश्चन मार्क। चलिए फटाफट आंसर करिए, इसका आंसर क्या आने वाला है।
इसका आंसर क्या बनने वाला है, फटाफट आंसर करिए। एम के 169 121, तो जे एच क्वेश्चन मार्क। चलिए फटाफट आंसर आना चाहिए आप सभी का, क्या आंसर बनने वाला है इसका। एम के 169 121, तो 13 और 11, तो सर देखो 13 का स्क्वायर 169 यहां लिखा है और 11 का स्क्वायर 121 यहां लिखा है, बिल्कुल सही। इसी तरह से जे और एच, तो 10 और 8, 10 का स्क्वायर 100 यहां लिखा है और 8 का स्क्वायर 64 यहां नीचे लिखा है, तो 100/64, यानी कि सर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, दिशा व दूरी के ऊपर बेस्ड है, उसमें भी ये परछाई वाला क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करिएगा। तो परछाई वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसको कैसे आंसर करेंगे, फटाफट करिए। चलिए, तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि शाम का समय दे रखा है, शाम का समय। तो शाम का समय दे रखा है, इसका मतलब जैसे कि जब भी हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सबसे पहले तो एक रेफरेंस आपके लिए बना देता हूं, ये रेफरेंस है आपका। शाम का समय दे रखा है, इसका मतलब जो है वो आपका सूरज किधर की तरफ होगा, सूर्य किधर होगा, सूर्य पश्चिम में होगा। सूर्य किधर होगा, पश्चिम में, क्योंकि आपको कौन सा समय दे रखा है, शाम का समय दे रखा है, शाम का समय दे रखा है, ये शाम का समय, ठीक है जी। तो शाम का समय, अपूर्वा जब घर से निकली तो उसका सामना शिखा से हुआ, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ इन्होंने एक दूसरे को देखा। शिखा ने देखा कि अपूर्वा की छाया शिखा के बाईं ओर पड़ रही है। जब भी आपको परछाई दाएं बाएं बनानी है तो व्यक्तियों का सामना हो रहा है एक दूसरे का, इस तरह से ये एक दूसरे की तरफ है, दाएं बाएं परछाई बनानी है तो वर्टिकल लाइन के ऊपर, जैसे कि आप इनको दक्षिण से उत्तर की ओर उस वाली लाइन पे चलाएं तो परछाई दाएं बाएं बनेगी। सूरज इधर है तो ऑब्वियसली बात है परछाई इधर ही बनेगी, ये परछाई इधर बन रही है। तो शिखा का सामना किससे हुआ, अपूर्वा से हुआ। तो शिखा ने देखा कि अपूर्वा की छाया शिखा के बाईं ओर होनी चाहिए। अपूर्वा की छाया, शिखा ने देखा कि अपूर्वा की छाया शिखा के बाईं ओर होनी चाहिए। अब शिखा जब नीचे देखेगी और शिखा का बायां हाथ इधर होगा, तभी अपूर्वा की छाया शिखा के किधर होगी, बाईं ओर होगी। तो अपूर्वा की छाया शिखा के बाईं ओर होनी चाहिए, मतलब शिखा यहां होगी और अपूर्वा यहां होगी। तो शिखा ने देखा कि अपूर्वा की छाया शिखा के किधर है, बाईं ओर है। अपूर्वा ने देखा कि शिखा ने देखा कि अपूर्वा की छाया किधर है, बाईं ओर है। किधर की तरफ है, बाईं ओर है। तो अपूर्वा ने देखा कि शिखा ने देखा कि अपूर्वा की छाया बाईं ओर है। तो ये बताएं कि शिखा किस दिशा में जा रही है। तो शिखा नीचे जा रही है। शिखा कौन सी दिशा में जा रही है, नीचे, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, मतलब कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। ये आपका रैंकिंग टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, छोटे बड़े की कौन छोटा है कौन बड़ा है, रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, क्रम परीक्षण के ऊपर बेस्ड है। चलिए, क्रम परीक्षण के ऊपर बेस्ड है, बनाइए इसका आंसर। चलिए, इस आंसर का फटाफट फोड़ दीजिए। चलिए, एक बार सभी छोटे भाई बहनों को फिर से दिवाली की राम राम, सभी को दिवाली की राम राम। सभी जो है जुड़ चुके हैं, सभी को दिवाली की राम राम। साथ ही साथ में वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ही भी बोला और अभी वापस फिर से वही बात बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ आप सभी की दीपावली मंगलमय रही होगी, आपने खूब मिठाइयाँ खाई होगी, खूब पटाखे फोड़े होंगे। बट एक चीज़,
अपने लक्ष्य को मत भूलना दोस्तों। जो वर्दी का सपना आपने आंखों में सजोया है, हमने सजोया है, उसे मिलकर है पूरा करना हमें। इस बार हमने है ठाना कि वर्दी को है अपने घर लाना। तो जी हाँ दोस्तों, उससे पीछे नहीं हटना है, उसे भूलना नहीं है। तो क्लास की सीरियसनेस उतनी ही इंपॉर्टेंट है, चाहे दीपावली हो, होली हो, कोई भी त्यौहार है। सबसे पहले जो हमारे दिमाग में जो चीज़ आएगी वो है हमारा सिलेक्शन। क्लियर है? चलिए तो शुरू करिएगा, इसका आंसर करिएगा। यहां पर आपसे दिया है 7 मित्रों। 7 मित्रों में लिखा है आर पी और क्यू से बड़ा है, लेकिन टी से बड़ा नहीं है, एम से छोटा है। जो एम से छोटा है, तो देखो आर पी और क्यू से बड़ा है। तो यहां पर मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या है कि आर पी और क्यू से बड़ा है। आर जो है वो पी और क्यू से बड़ा है। अब पी और क्यू में कौन बड़ा कौन छोटा है वो हमें नहीं पता, तो अभी इसको मैं ऐसे लिख दिया, पी और क्यू से बड़ा है आर। आर पी और क्यू से बड़ा है लेकिन टी से बड़ा नहीं है। तो आर जो है वो टी से बड़ा नहीं है, तो टी से छोटा है। जो एम से छोटा है, जो मतलब कौन, ये सेकंड पर्सन। तो टी जो है वो एम से छोटा है, तो टी किससे छोटा है, एम से छोटा है। ये टी एम से छोटा हो गया। जे पी से छोटा है लेकिन क्यू और के से बड़ा है। जे पी से छोटा है लेकिन क्यू और के से बड़ा है। तो जे देखो पी से छोटा है, तो देखो जे को पी से छोटा करना है, तो P यहां रहेगा और J यहां रहेगा। J P से छोटा है लेकिन Q और K से बड़ा है, तो अपने आप Q और K का मामला आ गया। अब Q और K में कौन बड़ा कौन छोटा ये हमें नहीं पता चलेगा। Q और K में कौन बड़ा कौन छोटा ये हमें पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बताओ सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा देखो दोस्त K भी हो सकता है और Q भी हो सकता है, K या Q। तो सबसे छोटा K या Q होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि आंकड़े क्या है, अधूरे हैं। आंकड़े क्या है, अधूरे हैं। अभी जहां रॉकेट घूम रहा है वही ऑप्शन इसका सही आंसर भी है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे अभी डी ऑप्शन पे रॉकेट घूमा था ना, बस वही आपका सही आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बनाइए दोस्त। इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या आंसर आने वाला है, बनाओ। यदि लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, तो चलिए इसका आंसर तो सभी ने निकाल दिया होगा। लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीले को नारंगी कहा जाए, तो सर ये आपका किस प्रकार का कहा जाए वाली लाइन है। ग्रीन, रेड इज ग्रीन, ग्रीन इज येलो। इसका मतलब है लाल को हरे को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए। इसमें क्या होता है, वर्ड आगे होता है, शब्द आगे होता है, और उसका कोड क्या होता है, पीछे होता है। शब्द आगे होता है और कोड पीछे होता है। एक दूसरे प्रकार से ये लाइन और लिखी जाती है कि लाल का अर्थ है हरा। ऐसे जब लिखा हुआ आता है ना, लाल का अर्थ है हरा, लाल का अर्थ है हरा, जब ऐसे लिखा हुआ आता है तब उसके अंदर क्या होता है, कोड आगे होता है और वर्ड क्या होता है, पीछे होता है। तो संभल कर करना इस क्वेश्चन को, जल्दीबाजी में ये मत समझना बहुत आसान क्वेश्चन है, हमेशा एक ही तरह से आंसर करना है। जब इसने ऐसे लिखा है कि हरे को पीला कहा जाए, तब तो ये आपका केस क्या है कि वर्ड आगे होगा और कोड क्या होगा, पीछे होगा। परंतु जैसे आपका लिखा जा रहा है लाल का अर्थ है हरा, तब उस केस में कोड आगे होगा और वर्ड पीछे होगा। इस चीज को भी थोड़ा सा अपनी खोपड़ी में बिठा के रखना, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात। इसमें कोड आगे होता है, वर्ड पीछे होता है। अभी इसने पूछा है गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा, तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होता है, गुलाब के पौधे की पत्ती, गुलाब के पौधे की पत्ती, ठीक है। अब ध्यान से देखना, गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग पूछा है इसने। अब यहां पर कई लोगों ने क्या करा होगा कि गुलाबी रंग दे दिया होगा। गुलाब के पौधे की पत्ती बोला है, गुलाब के फूल की पत्ती नहीं बोला है, गुलाब के फूल की पत्ती नहीं बोला है, गुलाब के पौधे की पत्ती। और पौधे की पत्ती कैसी होती है, हरी होती है, हरा। और हरे का कोड क्या है, हरे को पीला कहा जाए, हरे का कोड क्या है, हरे को पीला कहा जाए, हरे का कोड आएगा पीला, तो इसका आंसर आएगा पीला।
कई लोगों ने इसका आंसर क्या कर दिया होगा कि गुलाबी को क्या कहा जा रहा है, गुलाबी को नीला कहा जा रहा है, ए ऑप्शन आंसर कर दिया होगा। यहां पर गुलाब के पौधे की पत्ती बोला है, गुलाब के फूल की पत्ती नहीं बोला है। गुलाब के फूल की पत्ती बोलता तो गुलाबी और गुलाबी का कोड लिखता। गुलाब के पौधे की पत्ती, पत्ती किसी भी पौधे की होगी वो हरी होगी, वो हरी होगी, तो हरे का कोड क्या आ जाएगा, पीला। तो इसलिए इस क्वेश्चन को संभल कर करना था। कई लोगों ने इसको आसानी में ले लिया, इस क्वेश्चन ने उनको उड़ा डाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का क्वेश्चन है ये, है ना जी। रक्त संबंध का क्वेश्चन है, तो रक्त संबंध के अंदर इसका आंसर करिएगा क्या रहने वाला है। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर, एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। चलिए आंसर करिए फटाफट। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए, तो काफ़ी लोगों ने आंसर किया है। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर, एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया है। वृद्ध व्यक्ति, इसकी ओर इशारा करते हुए कैलाश क्या कह रहा है, इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है कैलाश। तो कैलाश कह रहा है कि उसका पुत्र, मतलब इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र, मतलब कैलाश के पुत्र का चाचा है। कैलाश का पुत्र इसे चाचा कह रहा है, इसका मतलब कैलाश और ये दोनों जो है वो क्या होंगे, भाई होंगे। और वृद्ध व्यक्ति का ये पुत्र है और ये दोनों भाई हैं, तो कैलाश भी क्या होगा, उस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र होगा। कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिलेशन है, तो कैलाश उस वृद्ध व्यक्ति का क्या हो जाएगा, पुत्र। कैलाश उस वृद्ध व्यक्ति का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि सन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन, ये है आपका मिसिंग टर्म के ऊपर बेस्ड है। चलिए समय दे रहा हूं, पर्याप्त बनाओ। मिसिंग टर्म, लुप्त संख्याओं को भरना। मिसिंग टर्म, लुप्त संख्याएं बनाइए। लुप्त संख्याएं, इसका आंसर करिएगा। चलिए फिर से एक बार सभी को दिवाली की राम राम। इसके बाद में आप सभी को फिर से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। फटाफट एक बार इस क्वेश्चन को पहले आप सभी बनाएं, ट्राई करें। लुप्त संख्याओं के ऊपर बेस्ड है। 3x3 की मैट्रिक्स है और 3x3 की मैट्रिक्स में मैंने आपको एक चीज़ बता रखी कि सामान्य तरीके से अगर आपका पैटर्न नहीं बन रहा है तो अलग अलग संख्याओं से गुणा करने वाले पैटर्न को ट्राई किया जा सकता है। ट्राई करके देखो। चलिए तो यहाँ पर काफ़ी समय मैंने आपको दिया है दोस्त, अलग अलग संख्याओं से गुणा करना। अब अलग अलग संख्याओं से गुणा करने वाला पैटर्न देखो कैसे बनेगा। तो 6, 11, 25। तो सर देखो 6 का तो आधा अलग अलग संख्याओं से गुणा करना और 11 का दुगना। तो सर देखो 6 का आधा 3 हुआ और 11 का दुगना 22 हुआ और 22 और 3 कितना आया, 25 आया। 8 का आधा और 6 का दुगना, तो ये आया 4 और 12, ये कितना आ गया, 16। सबसे पहले आपने पैटर्न को क्या किया है, फाइंड किया है। उसके बाद में आपने पैटर्न को क्या किया है, चेक किया है। और अब आप इस पैटर्न को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब आप इस पैटर्न को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सर 12 का आधा और प्लस 5 का दुगना, तो सर 6 + 10 कितना आ जाएगा, 16।
6 प्लस 10 कितना आ जाएगा 16। ये इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। 16 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो आप सभी को एक बार फिर से बता दें दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दीपावली महाधमाका, जी हाँ दोस्तों, उत्कर्ष के ऊपर चल रहा है दीपावली का महाधमाका और उसी का आज अंतिम दिवस है। तो फिर मत कहना कि चूक गए। इस ऑफर के तहत एसएससी के सभी गुणवत्तामूलक सभी किफ़ायती ऑनलाइन कोर्सेज पर मिलने वाला है 90% तक का डिस्काउंट, साथ ही साथ में फ्री टेस्ट सीरीज और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये तीनों चीज़ें आपको मिलने वाली है और आज इसका अंतिम दिवस है। तो अगर अभी तक किसी ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया है तो फ़ायदा उठा लें, और अगर आपने उठा लिया है तो आप अपने दोस्तों में बताएं इस चीज़ को कि उत्कर्ष के ऊपर चल रहा है महाधमाका ऑफर। तो आप अब अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और वह भी अपने सपने को पूरा जल्द से जल्द कर सके। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न आपका लेटर सीरीज के ऊपर बेस्ड है। ये आपका प्रश्न लेटर सीरीज के ऊपर बेस्ड है। इसका आंसर करिएगा, क्या आंसर आने वाला है। सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर लेटर सीरीज। बताइए इसका आंसर, और एक बार फटाफट सभी वीडियो को शेयर कर दें। चलिए तो देखिएगा यहां पर इस प्रश्न का आंसर क्या बनने वाला है। तो AGMSYCIOU तो सर यहां पर देखें तो सर सबसे पहले तो हम फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर की बात करते हैं। AGMSY, फिर उसके बाद में CIOUA, EKQWC, और आगे देखें तो सर देखो सबसे पहले यहां पर A से B छोड़कर C लिखा है, C के बाद D छोड़कर E लिखा है, तो E के बाद F छोड़कर क्या आ जाएगा G। मतलब ऑप्शन वो सही होगा जो G से शुरू होता है। ये दो ऑप्शन तो वहीं कैंसिल हो गए। उसके बाद में देखो G के बाद में H छोड़कर I के बाद J छोड़कर K के बाद L छोड़कर M, तो सेकंड लेटर क्या आएगा, M आएगा। सेकंड लेटर M इसमें भी नहीं आ रहा है, तो सर A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। A इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। A इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न फिर से आपका किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपका आयु संबंधी प्रश्न के ऊपर बेस्ड है। फटाफट बनाइए इसका आंसर क्या बनने वाला है, बनाइए दोस्त इसका आंसर। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु दे रखी 4:7:9। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग इतना था, तो वर्तमान में उनकी आयु ज्ञात करें। तो 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का आपको दे रखा है अनुपात में 8 वर्ष पहले उनका योग 56 था। तो देखो 8 वर्ष पहले अगर 56 था तो सभी जो है इस 8 वर्ष के दौरान 8 साल इंक्रीज करेंगे। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि सभी जो है व्यक्ति कितना कितना इंक्रीज करेंगे। सभी की योग 8 वर्ष पहले कितना था 56, तो वर्तमान योग निकालने के लिए सभी जो है वो तीनों व्यक्ति कितना कितना इंक्रीज कर जाएंगे, 8 वर्ष इंक्रीज करेंगे। बोले हाँ या ना, बोले बिल्कुल। तो सर देखो 8, 16 और 24 जब इसमें आप जोड़ोगे तो सर यह कितना आ जाएगा 80। तो वर्तमान योग कितना आ जाएगा तीनों का 80। वर्तमान योग कितना आ जाएगा 80। अगर इनका अनुपात देखें तो 4:7:9, 4:7:9। तो सर देखो वर्तमान, ये भी किसका अनुपात है, वर्तमान का। तो 4 + 7 + 9, तो ये कितना आ रहा है 20, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आ गया 20। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 80 वर्ष।
तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा, 80 में 20 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 4 वर्ष। 1 बराबर कितने के आ गया, 4 वर्ष के। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो वर्तमान आयु कितनी होगी, तो सर एक ही देखो, पहले वाले की वर्तमान आयु कितनी होगी, 4 को 4 से गुणा किया तो 16, दूसरे की वर्तमान आयु 7 को 4 से गुणा किया तो 28, तीसरे की वर्तमान आयु 9 को 4 से गुणा किया तो 36। तो 16, 28 और 36, 16, 28 और 36 मतलब कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इतना सा दिमाग लगाना था कि सर यहां पर जो है वो आपका इस तरह से आंसर आएगा। अच्छा, दूसरी चीज, क्या सर हम इसका आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं, तो सर इसका आंसर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, पर 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो फिर आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी। 2 ऑप्शन कैसे, कि सर देखो वर्तमान आयु 4, 7 और 9 का गुणज होनी चाहिए। तो सर देखो ये ऑप्शन जो है ये 8, ये 7, 4 का गुणज है, पर ये 7 का गुणज नहीं है, ये ऑप्शन दौड़ से बाहर हो गया। ये 4 का गुणज है, ये 7 का गुणज है, ये 9 का गुणज है, हो सकता है ये 4 का है, ये 7 का है, ये 9 का है, ये भी हो सकता है, और नन ऑफ दीज भी हो सकता है। सर फिर तीसरी चीज क्या करके देखनी है, सर इनका योग कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए, क्योंकि 80 योग है आपका। तो बी ऑप्शन को ट्राई करता हूं, तो सर देखो 16 और 28 का योग करता हूं, तो सर यहां पर ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 44, 44 में 36 ऐड किया तो कितना बन गया, 80, बिल्कुल 80 आ गया। तो बी ऑप्शन इज डायरेक्टली यू कैन से बी इज द करेक्ट आंसर। तो डायरेक्टली आप इस तरह से भी आंसर 80 जो आपका जो बी ऑप्शन है उसे आप आंसर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है मैथ्स का काम है कि अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा अच्छा है आपका हाथ मैथ्स के अंदर, तो आप इस तरह से काम करके भी आप अपने आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो, मजा आने वाला है इस प्रश्न में, मजेदार प्रश्न है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ढंग से बनाइएगा, प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। समय दे रहा हूं पर्याप्त 90 सेकंड का, ताकि आप इसका डायग्राम बना सकें और इसका आंसर कर सकें। हम बिना किसी फॉर्मूले के इस प्रश्न को करने वाले हैं। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि इसका पैनल दिखा दे ताकि विद्यार्थी को क्लियर दिखे क्वेश्चन। एक कस्बे में 45% लोग ए पढ़ते हैं, 55% लोग बी पढ़ते हैं, 40% लोग सी पढ़ते हैं, 30% पत्रिका ए व बी पढ़ते हैं। इसमें कहीं भी केवल नहीं लग रखा है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। केवल के बिना और केवल लगने के बाद फर्क आ जाता है। 45% लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं, इसका मतलब है वो ए के साथ बी और सी पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी। अगर मैं यहाँ बोल देता कि 45% लोग केवल ए पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है वो केवल ए पढ़ते हैं, बी और सी नहीं पढ़ते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना होगा, इस चीज को कंसिडर करते हुए आंसर करना होगा। तो चलिए, काफी लोगों ने डायग्राम बनाया होगा। देखो इसका जो डायग्राम है वो किस तरह से बनेगा, फोकस करिएगा इसके ऊपर, किस तरह से इस प्रश्न का आंसर करना है हमें। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो सर देखो यहां पर ये 3 वाले डायग्राम के अंदर बनेगा, ये 3 वाला डायग्राम बनेगा इस तरह से। ये आपका पत्रिका ए पढ़ने वाले हो गए, ये बी पढ़ने वाले हो गए और ये सी पढ़ने वाले हो गए। सर्वे जो किया गया है वो 100% पे किया गया है। इसने क्या लिखा है, 45% लोग ए पढ़ते हैं। इसमें केवल नहीं लगाया तो मैं 45% बाहर लिख रहा हूं, क्योंकि ये ए के साथ बी और सी भी पढ़ सकते हैं और नहीं भी। 55% लोग बी पढ़ते हैं, इसमें भी कहीं केवल नहीं लगा रखा है, तो ये 55%। 40% लोग सी पढ़ते हैं, तो ये 40% लोग यहाँ आ गए। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, 30% ए और बी पढ़ते हैं, तो ए और बी पढ़ते हैं, तो ये 30% लोग, इन दोनों का योग है 30%। अभी भी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, यहाँ नहीं आएगा 30, क्योंकि यहाँ वाले लोग ए और बी पढ़ते हैं परंतु सी नहीं, यहाँ वाले तीनों पढ़ते हैं, परंतु इसने लिखा ए व बी पढ़ते हैं, सी पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी, इसलिए इन दोनों का योग 30 है। इसी तरह से 15% लोग बी व सी पढ़ते हैं, तो यहां पर भी वही कहानी है कि इन दोनों का सम कितना है, 15% है। ठीक है दोस्त। और फिर उसके बाद देखें
25% ए व सी पढ़ते हैं, तो इनका जो योग है वो कितना है 25, इसलिए मैं बाहर लिखता जा रहा हूँ, इसलिए मेरे दोस्त मैं बाहर लिखता जा रहा हूँ। और फिर जो अंत में आ रहा है 10% तीनों पढ़ते हैं, तो 10% यहाँ आ जाएंगे। अब देखो 25 में से 30 में से 10 यहाँ आ गए तो 20 यहाँ आ जाएंगे, तो इस 30 का रोल खत्म। 15 में से 10 यहाँ तो 5 यहाँ आ जाएंगे, तो इस 15 का रोल खत्म। 25 में से 10 यहाँ आ जाए, 10 यहाँ है तो 15 यहाँ आ जाएंगे, तो ये 25 का रोल खत्म। क्या ये खत्म हो गई बात? अब देखो इस 45 में से अगर मैं कहानी को समझूं, तो 45 की कहानी को समझूं तो 45 यहाँ है, 20 यहाँ है, 10 यहाँ है और 15 यहाँ है। ठीक है जी, तो 45 में से 30 45 ये कितना आ जाएगा 0%। यहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, केवल ए पढ़ने वाले 0 हो गए। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? क्या ये बात समझ पा रहे हो कि यहां पर 0 आ जाएगा? बोले हाँ सर। फिर लिखा है आपका यहां पर देखें तो 55, तो 20 30 और 35, तो यहां कितना आ जाएगा 20%, तो ये 20% आ जाएगा, ये 55 का रोल खत्म। ऐसे 15 और ये 20 और 10 30, 40 में से 30 गया तो कितना बचा 10% यहाँ आ जाएगा, ये 40 का रोल खत्म। इन सब का जो योग है वो आपको क्या बता देगा? यूनियन बताएगा। तो सर देखो 20 + 20 40 50 50 60 60 के बाद में ये 20 और जुड़ेगा तो 80, तो 100 में से 80% लोग तो ऐसे हैं जो अंदर बैठे हैं, तो बचे हुए 20% लोग कहाँ बैठे हैं? बाहर बैठे। और ये जो 20% लोग बाहर बैठे हैं, इनकी क्या क्वालिटी होगी? ये न तो ए, न ही बी और न ही सी, ये कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो सी ऑप्शन है इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। कितने परसेंट कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते हैं? तो जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो एक भी पत्रिका नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि 20% लोग ऐसे हैं जो एक भी पत्रिका नहीं पढ़ते हैं। क्या ये बात समझ में आई? बोले बिल्कुल सर। तो आप लोगों को अगर ये खोपड़ी में बात बैठी है तो वेन डायग्राम का एक और जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों को देकर जा रहा हूं दोस्त। इसका प्रश्न का आंसर आप लोग करने का प्रयास करना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ट्राई योर सेल्फ में डाल रहा हूं इसे। चलिए इसका आंसर आप लोग करिएगा ट्राई योर सेल्फ में। 500 छात्रों के एक स्कूल में 10% क्रिकेट नहीं खेलते हैं, 20% फुटबॉल नहीं खेलते हैं, 4% न तो क्रिकेट खेलते हैं न ही फुटबॉल। तो कितने छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं? बहुत ही मजेदार प्रश्न है, मजा आने वाला है इस प्रश्न के अंदर। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा ईमानदारी से और बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही। क्या आज के प्रश्न के अंदर कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपको चैलेंज करेंगे एग्जाम में? बिल्कुल करेंगे दोस्त, तो उनको भी आपको ध्यान से कंसिडर करना है। तो आई होप आपने सभी ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। एक बार जाने से पहले सेशन को शेयर जरूर कर दें दोस्तों, और जाने से पहले आप सभी को बता दें दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्कर्ष ऐप पर चल रहा है दिवाली का महाधमाका। तो जी हाँ, इसके तहत आप देख सकते हैं आज अंतिम दिवस है और महाधमाके के तहत एसएससी के सभी गुणवत्तामूलक और किफ़ायती ऑनलाइन कोर्सेज पर पाएं 90% तक का ऑफ, फ्री टेस्ट सीरीज और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर अभी तक आपने इसका फ़ायदा नहीं उठाया तो दोस्त आज अंतिम दिवस है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले तो सबसे पहले तो एक बार जाने से पहले आप सभी को फिर से दिवाली की राम राम। ठीक है, आप सभी जो है स्वस्थ रहे, मस्त रहें। तो आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।